नमस्कार और स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास चर्चा में। विषय है पैसा और उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे से जुड़ा हमारा नज़रिया, हमारा बर्ताव। हम अक्सर इसे बस गणित, हिसाब किताब का मामला समझ लेते हैं ना, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचाया। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है या फिर असली कहानी हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी भावनाओं में छुपी है? आज हम धन संबंधी मानसिकता और व्यवहार शीर्षक वाले एक महत्वपूर्ण स्रोत के कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। ये स्रोत हमें पैसों को समझने का एक बिल्कुल अलग, शायद ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण देता है। हमारा लक्ष्य इस चर्चा के जरिए ये समझना है कि हमारी अपनी सोच, हमारी रोज़मर्रा की आदतें और यहाँ तक कि हमारे डर और उम्मीदें, ये सब मिलकर हमारी वित्तीय स्थिति को कैसे आकार देते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खों की बात नहीं, बल्कि पैसे के साथ एक स्वस्थ और टिकाऊ रिश्ता बनाने की समझ है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वित्तीय दुनिया में देखिए सिर्फ जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है। हम सबने शायद सुना होगा कि कहाँ निवेश करना चाहिए या कैसे बजट बनाना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन असल चुनौती उस जानकारी को लगातार अनुशासन के साथ अपनी ज़िंदगी में उतारने की होती है। स्रोत यही इशारा करता है कि अक्सर हमारी भावनाएं, मतलब कभी अचानक आया लालच, कभी भविष्य का डर, वो हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं और हमसे ऐसे वित्तीय फैसले करवा लेती हैं जो शायद हमारे हित में ना हो। हाँ बिल्कुल, और यहीं से स्रोत की पहली और बुनियादी सीख निकलती है जो शायद कई लोगों को चौंका दे। वो ये कि पैसा संभालना, निवेश करना, ये सब गणितीय योग्यता से कहीं ज्यादा मनोविज्ञान और व्यवहार का खेल है। ये सुनना थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि फाइनेंस की दुनिया तो नंबरों और चार्ट्स और जटिल विश्लेषणों से भरी पड़ी है ना? सही बात है। पर स्रोत कहता है कि असल फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन नंबरों और विश्लेषणों पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण पेश करता है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। मान लीजिए दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तनख्वाह भी लगभग बराबर है, शिक्षा का स्तर भी एक जैसा है। बाहरी तौर पर उनकी आर्थिक शुरुआत एक जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन 10-15 साल बाद अगर हम देखें तो मुमकिन है कि उनकी वित्तीय स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका हो। एक व्यक्ति शायद आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित हो, उसके पास अच्छे निवेश हो, भविष्य के लिए योजना हो, जबकि दूसरा व्यक्ति हो सकता है अब भी महीने के खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहा हो या शायद कर्ज में डूबा हो। ये तो अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ जब शुरुआत एक जैसी थी? श्रुत कहता है कि इसका जवाब उनकी गणित की समझ में नहीं, बल्कि पैसों को लेकर उनकी अलग-अलग सोच, उनकी अलग-अलग आदतों और भावनाओं को संभालने के उनके अलग-अलग तरीकों में मिलेगा। अच्छा। ने शायद आज में जियो की सोच अपनाई या बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर गलत समय पर फैसले लिए। ये उदाहरण दिखाता है कि हमारी अंदरूनी सोच और व्यवहार बाहरी परिस्थितियों से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत दो भावनाओं को वित्तीय सफर में सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और वो हैं लालच और डर। हाँ, ये तो क्लासिक है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि कैसे ये दो शक्तिशाली भावनाएं हमारी तर्कसंगत सोचने की क्षमता को लगभग क्या कहते हैं, पंगु बना सकती हैं, खासकर जब पैसे का सवाल हो। सोचिए, जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो, हर तरफ मुनाफे की कहानी हो, तब लालच हमें घेर लेता है। हमें लगने लगता है कि हम कुछ बड़ा मौका चूक रहे हैं, वो फोमो वाली फीलिंग है ना? हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ बिल्कुल। इस हड़बड़ी में हम बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी लिए ऐसी जगहों पर पैसा लगा देते हैं जहां शायद हमें नहीं लगाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब लगा रहे हैं। सही बात है, देखा देखी में। और इसका ठीक उल्टा होता है डर। जब बाजार गिरने लगता है, जब अखबारों में मंदी की खबरें आती हैं, तो डर हम पर हावी हो जाता है। हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारा सारा पैसा डूब ना जाए। इस डर के मारे हम अक्सर अपने अच्छे लंबे समय के लिए किए गए निवेशों को भी नुकसान में बेच देते हैं, जबकि शायद जरूरत सिर्फ धैर्य रखने की थी। पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि लालच हमें ज्यादा कीमत पर खरीदने और डर हमें कम कीमत पर बेचने पर मजबूर करता है। ये घाटे का सीधा नुस्खा है। तो फिर रास्ता क्या है इसका? तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार रास्ता है स्थिर सोच और असाधारण धैर्य का।
भावनाओं के ज्वार में बहने के बजाय एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति पर टिके रहना। इसका मतलब है कि निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोचना, समझना और फिर उस निवेश को फलने फूलने के लिए पर्याप्त समय देना। मतलब जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्थिरता से संपत्ति बनाने का तरीका है, जो भावनात्मक उथल-पुथल से बचाता है। यहाँ मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो ये कि पैसों के मामले में कोई एक जादुई फॉर्मूला या एक साइज सब पर फिट वाला रास्ता नहीं होता। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। हम अक्सर कामयाब लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि किसी ने किसी खास स्टॉक से पैसा बनाया या किसी खास तरह का निवेश किया और हम भी वही करने चल पड़ते हैं। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि ये तरीका खतरनाक हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग है। हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग हैं, हमारी उम्र अलग है, हमारे भविष्य के लक्ष्य अलग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जोखिम उठाने की हमारी क्षमता और हमारी सहजता भी अलग अलग होती है। हाँ, रिस्क टॉलरेंस। बिल्कुल। कोई व्यक्ति शायद शेयर बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकता है, जबकि किसी और को इससे रात में नींद नहीं आएगी। कोई युवा शायद ज्यादा जोखिम वाले निवेश में पैसा लगा सकता है क्योंकि उसके पास समय ज्यादा है ना? हाँ, रिकवर करने का समय होता है। जबकि रिटायरमेंट के करीब पहुंचा व्यक्ति शायद अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहेगा। जाहिर सी बात है। इसलिए दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना एक बात है, लेकिन उनकी रणनीति को आंख बंद करके अपना लेना दूसरी। स्रोत का संदेश साफ है, अपनी वित्तीय चादर खुद बुनें, अपनी परिस्थितियों को समझें, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदारी से पूछें कि आप कितना जोखिम सहजता से उठा सकते हैं। आपकी रणनीति आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी और की नकल नहीं। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो स्रोत एक ऐसे सिद्धांत पर रोशनी डालता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन वो संपत्ति निर्माण की नींव है, और वो है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि की ताकत। हाँ, कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन वाली बात। हाँ, कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। स्रोत भी इसकी अहमियत को बार बार रेखांकित करता है। ये काम कैसे करता है सरल शब्दों में? सरल शब्दों में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ अपने मूल निवेश पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस रिटर्न पर जो कमाई होती है उस पर भी कमाई होती है, और फिर उस कमाई पर भी कमाई। ये एक स्नोबॉल की तरह है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये लुढ़कता जाता है, मतलब समय बीतता जाता है, ये तेजी से बड़ा और बड़ा होता जाता है। अच्छा। स्रोत इसे समझाने के लिए महान निवेशक वॉरेन बफेट का उदाहरण देता है। लोग अक्सर उनकी सफलता का श्रेय उनकी निवेश चुनने की काबिलियत को देते हैं, और वो बेशक काबिल हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक और पहलू पर ध्यान दिलाता है। बफेट की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके बुढ़ापे में बना है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का मौका दिया। उनकी सफलता सिर्फ स्मार्ट निवेश का नतीजा नहीं, बल्कि अविश्वसनीय धैर्य और लंबे समय तक टिके रहने का भी नतीजा है। मतलब टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपाउंडिंग का असली जादू लंबे समय में ही नजर आता है। इसके लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है, वही गुण जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था। बिल्कुल। और ये कंपाउंडिंग की बात सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना? स्रोत एक और बहुत ही विचारणीय बिंदु सामने रखता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम सब पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, ज्यादा सैलरी, बड़ा बोनस, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इस पैसे का हमारी जिंदगी में असली मकसद क्या है? ये गहरा सवाल है। क्या पैसा इसलिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकें, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, या इसका कोई गहरा उद्देश्य है? स्रोत का नजरिया यहाँ बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। पैसे का असली उद्देश्य हमें स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम देना होना चाहिए। स्वतंत्रता? हाँ, न कि और ज्यादा तनाव या जिम्मेदारियों का बोझ। पैसा एक साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। एक ऐसा साधन जो हमें विकल्प दे, अपनी मर्जी का काम करने का विकल्प, मुश्किल समय में सुरक्षित रहने का विकल्प, अपने समय को अपनी इच्छानुसार बिताने का विकल्प। ये बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है
क्या हमारा पैसा हमें सच में ज्यादा स्वतंत्र बना रहा है, या कहीं हम ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने के चक्कर में और ज्यादा बंधते जा रहे हैं? बड़े लोन, ज्यादा ईएमआई, ऐसी जीवन शैली जिसे बनाए रखने का दबाव। स्रोत हमें ये सवाल खुद से पूछने के लिए प्रेरित करता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये स्वतंत्रता, ये विकल्प मिलेंगे कैसे? क्या सिर्फ ज्यादा कमाने से? स्रोत यहाँ एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। क्या है वो विचार? वो कहता है, आपकी सालाना आय कितनी है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि आप उस आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं। प्रतिशत, अमाउंट नहीं। नहीं, राशि नहीं, बचत का प्रतिशत, यानी आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो शायद बहुत ज्यादा कमाता है लेकिन अपनी कमाई का सिर्फ 5% बचाता है, उसकी तुलना में एक औसत आय वाला व्यक्ति जो अपनी कमाई का 20% या 25% लगातार बचाता है, वो लंबी अवधि में ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा हासिल कर सकता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है ना? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है क्योंकि ये नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देता है। हम शायद अपनी आय को रातों रात दोगुना ना कर सकें, लेकिन हम अपने खर्चों को नियंत्रित करके अपनी बचत दर को जरूर बढ़ा सकते हैं। हाँ, खर्चों पर लगाम लगाकर। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर उस सलाह से जुड़ता है जो स्रोत देता है, अनावश्यक दिखावे से बचें। अक्सर हम पैसा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका मकसद दूसरों को प्रभावित करना होता है। स्रोत कहता है कि सच्ची दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी कार या बड़ा घर, बल्कि वो है जो दिखती नहीं, बैंक खाते में बढ़ता हुआ पैसा, निवेश पोर्टफोलियो, कर्ज से मुक्ति। सही बात, अंडरस्टेटेड वेल्थ। हाँ, बचत दर बढ़ाने का मतलब है अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखना और उन खर्चों में कटौती करना जो हमें सच्ची खुशी या स्वतंत्रता नहीं देते। और आखिर में इन सब रणनीतियों और सिद्धांतों के बीच स्रोत हमें जमीन पर लाता है, यथार्थ के धरातल पर। वो हमें याद दिलाता है कि जीवन की तरह ही वित्तीय बाजार भी अनिश्चितताओं से भरे हैं। हाँ, ये सच्चाई है। कोई कितना भी बड़ा विशेषज्ञ क्यों ना हो, कोई भी भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। अर्थव्यवस्था कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, कौन सी नहीं, ये सब पूरी तरह से जानना असंभव है। बिल्कुल। हम अक्सर नियंत्रण चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सही रिसर्च कर लें, सही डेटा देख लें, तो हम हमेशा सही फैसले ले पाएंगे और कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन स्रोत कहता है कि ये सोच ही गलत है। अनिश्चितता और उतार चढ़ाव इस खेल का हिस्सा है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। कभी अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, कभी बाजार हमारी उम्मीदों के विपरीत चलेगा, कभी हमसे गलतियां भी होंगी। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? हाँ, सवाल तो यही है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का सुझाव है कि अनिश्चितता से डरने या उसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना और उसके लिए तैयारी करना सीखें। जोखिम को शून्य करने की कोशिश व्यर्थ है। बेहतर है जोखिम का प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? स्रोत कुछ तरीके सुझाता है। पहला, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना। बिल्कुल। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय उसे अलग अलग तरह के निवेशों में बांटना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी तो बाकी जगहों से उसकी भरपाई हो सके। दूसरा एक आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड बनाना, मतलब कुछ महीनों के खर्च के बराबर पैसा सुरक्षित रखना, ताकि नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी अप्रत्याशित जरूरत के समय हमें अपने निवेश बेचने न पड़े। ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, मानसिक तैयारी। ये समझना कि बाजार में गिरावट आएगी, ये यात्रा सीधी नहीं होगी, और ऐसे समय में घबराने की बजाय अपनी रणनीति पर टिके रहना, अनिश्चितता को स्वीकार करके और अपनी योजना में थोड़ी गुंजाइश रखकर, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, हम ज्यादा शांति से सफर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आज हमने धन संबंधी मानसिकता और व्यवहार के चुने हुए अंशों पर जो चर्चा की, उससे ये साफ है कि पैसा संभालना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं। ये हमारी सोच, हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए का आईना है। बिल्कुल सही कहा। अगर मुख्य बातों को दोहराएं तो सबसे पहले अपने व्यवहार पर गौर करें, क्योंकि वही असली खेल है। दूसरा, लालच और डर जैसी प्रबल भावनाओं को पहचानें और उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। तीसरा,
याद रखें कि आपकी वित्तीय यात्रा आपकी अपनी है, दूसरों की नकल नहीं, अपना रास्ता चुनें। हाँ, चौथा, कंपाउंडिंग की अद्भुत शक्ति का लाभ उठाएं, जिसके लिए धैर्य सबसे जरूरी है। पांचवा, बचत को प्राथमिकता दें। आपकी बचत दर आपकी कमाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। और छठा, पैसे का असली लक्ष्य सिर्फ चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जीवन में स्वतंत्रता और विकल्प हासिल करना होना चाहिए। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें अंत में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ता है, पैसे का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना है, बड़ा घर, नई कार, लेटेस्ट गैजेट्स, या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है? जीवन में ज्यादा विकल्प होना, अपने समय पर अधिक नियंत्रण पाना, अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने की क्षमता रखना, और सबसे बढ़कर मानसिक शांति प्राप्त करना। सोचने वाली बात है। आज की बातचीत से हम सब एक विचार साथ लेकर जा सकते हैं। क्या हमारे मौजूदा वित्तीय फैसले, हमारी पैसे से जुड़ी आदतें हमें सचमुच उस स्वतंत्रता और मन की शांति के करीब ले जा रही हैं, जिसकी हम शायद दिल से तलाश कर रहे हैं, या फिर वे अनजाने में हमें और ज्यादा चिंताओं और ज्यादा दबाव की ओर धकेल रही हैं? इस सवाल पर ईमानदारी से सोचना शायद हमारे वित्तीय जीवन को एक नई और ज्यादा सार्थक दिशा दे सकता है।